भी योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा आपने कई बार देखा। इसकी मिसाल भी देश भर में दी जाती है। लेकिन अब ईरान ने अमेरिकी फौज के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा शुरू करने की तैयारी की। ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई कि अगर अमेरिका के फौजियों ने ईरान के अंदर कदम रखा तो ईरानी सैनिक अमेरिकी फौजियों के पैर काट देंगे। ईरान जो कहता है वो करता जरूर है। इसका सबूत ईरान कई बार दे चुका है। ऑपरेशन लंगड़ा का ऐलान करके खलीफा ने ट्रंप के सैनिकों को कह दिया वेलकम टू द हेल। ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया है। तेहरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। युद्ध भूमि में ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी, लेकिन ईरान कहकर मार रहा है। ट्रंप को नाको चने चबवा रहा है। ट्रंप के दिमाग में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही है और इसी प्लानिंग को दिमाग से साफ करने के लिए ईरान ने ट्रंप के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा छेड़ने की धमकी दी है। यह खतरनाक धमकी अमेरिका के सैनिकों को लेकर दी गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर काले आसमान में उठता धुआं ईरान का ट्रंप को जवाब है। अंधेरे में लाल आकाश ईरान का वो बदला है जिसके बारे में ईरान ने 2 दिन पहले ही चेता दिया था। बताया था कि तेल और ऊर्जा के बाद शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाना छोड़ दो, नहीं तो मिडिल ईस्ट में ईरान नया मोर्चा खोल देगा। ट्रंप को चेतावनी दी थी कि तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हुई बमबारी की निंदा करो, लेकिन 30 मार्च की दोपहर 2 बजे तक की समय सीमा खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी ईरान ने कुछ और घंटों की मोहलत अमेरिका को दी। इसके बाद तो ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर बारूदी हमला कर दिया। इस हमले के बाद ईरानी सेना ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सोचा भी तो आक्रमणकारी अमेरिकी सैनिक बचेंगे नहीं, उनके पैर काट दिए जाएंगे। मतलब ईरानी सेना के कमांडर ने कह दिया है कि अमेरिकी सैनिक ईरान में अगर घुसे तो जहन्नुम का रास्ता लंगड़ी खेलते हुए तय करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की जद्दोजहद में लगे ट्रंप रोजाना नई तरकीब, नई योजना के साथ बैटलफील्ड में उतर रहे हैं। इस बीच ईरानी सेना ने अपने एलीट कमांडोज की फुटेज जारी करते हुए घोषणा कर दी है कि वो अमेरिकी सैनिकों का सामना करने और उन्हें हराने को तैयार है। आपको बता दें कि बेशक अमेरिकी शैतान जागा हुआ है, लेकिन ईरानी सैनिक भी हर गोली का जवाब देंगे। दुश्मन के खिलाफ युद्ध न थमेगा, न रुकेगा। जमीन पर, समंदर में, हवा में घातक हथियारों से ईरान वार करेगा। दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाकर रहेगा। ईरान अपने मिशन को लेकर साफ है। अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा उसने छेड़ दिया है। ऐसे में युद्ध में उतर रहे अमेरिकी सैनिकों के परिवार वालों की आंखें नम हैं और वो उन्हें गले लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह से मार रहा है वो सुपर पावर अमेरिका के लिए अब भी नाक का सवाल बन चुका है। यही कारण है कि अमेरिका जमीनी ऑपरेशन को हरी झंडी देने से पहले सावधानी बरत रहा है। अमेरिका जल्द ही ईरान की सीमा पर 17,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर सकता है, लेकिन इन्हें 6 लाख ईरानी सैनिकों से टकराना होगा। यह युद्ध इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो लाखों ईरानी सैनिकों से हजारों अमेरिकी फौजियों का मुकाबला मुमकिन है और ना ही इस संख्या के दम पर पूरे ईरान पर कब्जा करना। जबकि ईरान अमेरिका से जारी युद्ध में अब तक 2,176 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। साफ है, 1 महीने से ज्यादा के ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। तेहरान हार मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन उसे झुका पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
32 दिनों के अंदर अमेरिका ने दोबारा GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ईरान की मिसाइल सिटी पर हमला किया। अमेरिका के घातक B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने देर रात ईरान के इस्फहान शहर में हमला किया। हमले में ईरान के एक और पाताल लोक के बर्बाद होने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया और इसके कुछ देर बाद ईरान की ओर से नए टनल का वीडियो जारी किया गया। अब की बार टनल में मिसाइल नहीं बल्कि फाइटर जेट दिख रहे हैं। क्या ईरान अमेरिका को यही कह रहा है कि तुम जितने टनल गिराओगे उतने टनल सामने आएंगे? रात के वक्त जोरदार धमाके के साथ आसमान में उठा आग और काले धुएं का यह गुबार कितना भयावह है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, भीषण ब्लास्ट की ये गूंज इस बात की गवाही दे रही है कि हमला कितना विध्वंसकारी था और इस हमले के बाद मंजर कितना खौफनाक था। ये तस्वीरें ईरान के इस्फहान शहर की है, जहां बीती रात अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी प्रचंड स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूएस ने इस्फहान में मौजूद हथियार गोदाम पर हमला किया। B-2 स्पिरिट बॉम्बर के जरिए हथियार डिपो पर स्ट्राइक की। इस हमले में GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ। यकीन मानिए, इस धमाके के साथ ही इस्फहान शहर में मौजूद हथियार गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए, जलकर राख हो गए। वहीं इस धमाके की गूंज से न सिर्फ तेहरान बल्कि मिडिल ईस्ट तक में खलबली मच गई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पर कई हमले किए। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के बारूदी गोदामों को उड़ाया, लेकिन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान पर हुए हमले का वीडियो जारी किया, वो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो क्या अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है? क्या ईरान के हथियार गोदाम में कुछ ऐसा था जिसे नेस्तनाबूद करना ट्रंप के लिए बेहद जरूरी था? तो आपको बता दें, ईरान का इस्फहान शहर IRGC का अहम ठिकाना है। यहाँ हथियार डिपो के साथ साथ कई सैन्य अड्डे भी हैं। इस्फहान शहर में ही नतांज परमाणु संयंत्र केंद्र मौजूद है। और जानते हैं, खलीफा की ब्रिगेड ने इस्फहान शहर में एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी बना रखी है जहां जमीन के कई फुट नीचे सैन्य अड्डे, मिसाइल साइलो, हथियार डिपो, यहां तक कि एटमी अड्डे बनाए गए हैं। इस अंडरग्राउंड सिटी को तबाह करने के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जो पाताल लोक तक में तबाही मचा सकता है। अगर बात किसी नॉन न्यूक्लियर विनाशक की करें तो उसमें GBU-57 का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर गहराई में छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। बेशक ये एटम बम नहीं, लेकिन इसकी ताकत, इसका धमाका किसी छोटे परमाणु विस्फोट जैसा होता है। दरअसल GBU-57 एक गाइडेड बंकर बस्टर बम है, जिसका वजन करीब 13,600 किलो होता है। ये सतह से 61 मीटर नीचे तक धमाका कर सकता है। बंकर बस्टर बम खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। इनका बाहरी हिस्सा मजबूत मेटल का होता है, जिससे ये कंक्रीट या जमीन को भेदकर अंदर तक पहुंच जाते हैं। और इनका फ्यूज सामान्य बमों की तरह आगे नहीं, बल्कि बीच में या पीछे होता है, ताकि जमीन में दाखिल होने के बाद तय दूरी पर विस्फोट हो। भले ही ईरान के इस्फहान शहर पर हमला कर उसके हथियार डिपो को बंकर बस्टर बम से दहलाकर ट्रंप खुशी मना रहे हों, लेकिन इस हमले के ठीक बाद ईरान ने 2 ऐसे वीडियो जारी किए जिसे देखकर ट्रंप का माथा ठनक गया है। पहली तस्वीर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दिख रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर पाताल लोक में मौजूद ईरानी वायुसेना की एयरबेस की है, जहां कई लड़ाकू विमान खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों को जारी कर ईरानी सेना ट्रंप को यह मैसेज दे रही है कि 1-2 हथियार डिपो या फिर भूमिगत ठिकानों को तबाह करने से ईरान को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के कोने कोने में ऐसी टनल और खुफिया सुरंगें हैं जहां भारी तादाद में विनाशकों को रखा गया है। मकसद सिर्फ एक है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पांव को उखाड़ना और इजराइल के दबदबे को कम करना। ब्यूरो रिपोर्ट, ईरान युद्ध कब थमेगा? रुकेगा भी या रूस यूक्रेन की तरह सालों साल चलता रहेगा? इजराइल ईरान को पूरी तरह से दूर देना चाहता है, लेकिन अमेरिका युद्ध से बाहर निकलने के लिए कोशिश में है। लेकिन अगर अमेरिका युद्ध से बाहर निकलता है तो ये उसकी हार मानी जाएगी। ट्रंप की बहुत बेइज्जती होगी और इस हार से बचने के लिए ट्रंप ईरान पर फुल एंड फाइनल अटैक करने वाले हैं। सवाल है कि क्या परमाणु हमला आखिरी विकल्प होने जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी इसी आशंका के चलते इस्तीफा दे चुके हैं। नेतन्याहू ने भी एक ऐसी बात कही कि परमाणु हमले की आशंका बहुत बढ़ चुकी है। 10,000 जगहों पर वार, फिर भी नहीं झुका ईरान। क्या अमेरिका 81 साल बाद फिर करने वाला है न्यूक्लियर प्रहार? और इस बार संकेत संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े अधिकारी ने दिया है।
ईरान पर अमेरिका परमाणु हमला करने की तैयारी में है, ये दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद सफा ने आशंका जताई है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करेगा ही। मोहम्मद सफा ने आशंका जताई है कि अमेरिका के निशाने पर तेहरान हो सकता है और अगर अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय जितना बड़ा बम गिराया तो 60% तेहरान खत्म हो जाएगा और 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। यह आशंका संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने जताई है। अंदाजा लगाई यूएन को आशंका हो गई है कि ईरान पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है और शायद इसलिए ईरान ने भी अपनी तरफ से परमाणु बम बनाने की तैयारी तेज कर दी। इसका संकेत तेहरान से आया है। ईरान ने संसद में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने का प्रस्ताव पेश कर सबको चौंका दिया है। अगर ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाता है तो फिर उसे परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। युद्ध काल में ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलता है तो परमाणु युद्ध का खतरा पश्चिम एशिया ही नहीं मिडिल ईस्ट तक भी फैल जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए, क्योंकि जिस परमाणु हथियार को लेकर इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था उन साइट्स को अमेरिका बंकर बस्टर बमों से उड़ा चुका है। इस्फहान, फोर्डो और नतांज को नष्ट कर चुका है। तो सवाल यही है कि क्या इसके बाद भी ईरान परमाणु बम बना रहा है? क्या ईरान के परमाणु बम के निशाने पर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस और बर्लिन है? इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो यही दावा कर रहे हैं। ईरान ने अपना 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है ये किसी को नहीं पता। इसी यूरेनियम को ढूंढने और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच रहे हैं। ईरान को गहरी चोट देने के लिए अमेरिका, इजरायल ईरान में चालू रिएक्टर पर हमला कर उसे उड़ा सकते हैं ताकि रेडिएशन से ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसके लिए अमेरिका, इजरायल बुशहर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र, इस्फहान परमाणु ईंधन रिसर्च और प्रोडक्शन केंद्र और अराक पावर प्लांट पर हमला कर सकते हैं। जंग के 32वें दिन भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है और न ही ईरान किसी तरह से समझौते के मूड में दिख रहा है। किसी भी महायुद्ध में आखिरी ब्रह्मास्त्र तो परमाणु हथियार ही होती है और इसलिए आशंका बनी हुई है कि कहीं परमाणु बम वाले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबाने पर मजबूर किया और ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि आज ट्रंप लगातार 2 ट्वीट किए, 2 पोस्ट किए। एक पोस्ट फ्रांस को लेकर, दूसरा ब्रिटेन को लेकर। उनसे 3 ऐसे संकेत मिले जिससे लग रहा है कि ट्रंप अब युद्ध का मैदान छोड़ने वाला है। ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने फ्रांस के एक सैन्य विमान को अमेरिकी एयरस्पेस में आने की परमिशन नहीं दी। मतलब यह कि संभावित ग्राउंड ऑपरेशन में फ्रांस का साथ नहीं मिला। ट्रंप ने ब्रिटेन के विरोध में ट्वीट किया, ब्रिटेन से कहा कि जाओ हॉर्मुज के रास्ते खुद तेल लाओ। मतलब ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ ईरान युद्ध में नहीं दिया। ट्रंप ने लिखा कि अब वो हॉर्मुज में कोई मदद नहीं करने वाला। मतलब ये कि अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का कब्जा खाली करवाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। ईरान युद्ध अकेले छेड़ने का फैसला जंग के 32वें दिन। लगता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट पर भारी पड़ने लगा। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले की तरफ व्हाइट हाउस इशारा करने लगा और संकेत ये कि अमेरिका जैसे अब अरब देशों से युद्ध का खर्च मांग सकता है। क्या ईरान से युद्ध लड़कर कंगाल हो गया है अमेरिका? क्या अमेरिका की जंग का बिल अब अरब देशों को भरना पड़ेगा? क्या अमेरिका ईरान युद्ध के पैसे सऊदी, यूएई और कतर चुकाएंगे? इन सवालों को जन्म देने के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ट्रंप अरब देशों से ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध का कर्ज उठाने को कहेंगे, जिसका अनुमान अरबों डॉलर में है। साफ है, ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल जंग अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रह गई।
बल्कि इससे हो रहा आर्थिक नुकसान भी डराने लगा है। युद्ध कहीं भी किसी के बीच भुगतान सबको भुगतना पड़ता है। इस संकेत के व्हाइट हाउस से मिलने के बाद दुनिया में नई बहस छिड़ गई है और अरब देशों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अब तक इस युद्ध पर अरबों डॉलर का खर्च हो चुका है। हर बीतते दिन के साथ जंग भीषण होती जा रही, यानी ज्यादा खर्च, ज्यादा नुकसान और ज्यादा विनाश। अब इस जंग के बोझ को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले उठाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि व्हाइट हाउस ने इशारों में साफ कर दिया कि अरब देशों से युद्ध खर्च में हिस्सेदारी की उम्मीद की जा सकती है, और यह हिस्सेदारी छोटी मोटी नहीं होने वाली, बल्कि यह खर्च अरबों डॉलर में हो सकता है। क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले 6 दिनों में ट्रंप प्रशासन ने 11.3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए। 12 दिनों में यह खर्च बढ़कर 16.5 अरब डॉलर हो गया। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध के पहले 3 हफ्तों में पेंटागन को इसकी लागत करीब 1.4 अरब से 2.9 अरब डॉलर के बीच बढ़ी होगी। अब 32 दिन के बाद तो यह खर्च और भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह से अरब देशों से जंग के खर्च में भुगतान की बात सामने आ रही है, ये तो यही इशारा कर रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को भिखमंगा बना दिया है। यह पहली बार नहीं जब अमेरिका दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका के सहयोगी देशों ने वाशिंगटन के हस्तक्षेप के लिए आर्थिक मदद दी। तब अमेरिका ने दर्जनों देशों के एक वैश्विक गठबंधन का नेतृत्व किया था ताकि इराक के कुवैत पर किए गए आक्रमण को रोका जा सके। अब यही फॉर्मूला ट्रंप ईरान युद्ध में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस जंग की लागत अब तक दसियों अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। हालांकि दोनों जंगों में फर्क बहुत बड़ा है। ईरान के खिलाफ छिड़े गए इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल अपने दम पर जंग लड़ रहे हैं, जबकि खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। ट्रंप के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ विवादों में फंसते दिख रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री पीट हेग्सेथ पर युद्ध से पहले मोटा मुनाफा कमाने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि रक्षा मंत्री को ईरान युद्ध की जानकारी थी और इस जानकारी के आधार पर पीट हेग्सेथ ने निवेश के जरिए पैसा बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर ट्रंप या उनके युद्ध मंत्री ईरान युद्ध में दोनों बुरी तरह फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिमी एशिया के युद्ध में 32 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलें अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं, और इतनी घातक मिसाइलें कि इजरायली डिफेंस सिस्टम भी तेल अवीव को बचा नहीं पा रहा। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल के कहर के बाद अब धार्मिक शहर यरूशलेम पर भी मिसाइल अटैक हो रहा है। ईरान ने पहले तेल अवीव को खंडहर बनाया। आधी रात को आईआरजीसी ने तेल अवीव को दहलाया। तेल अवीव पर ईरान के हमले की यह सबसे नई तस्वीर, जहां इजरायल का डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को रोकने में नाकाम हो गया। इसके बाद तेल अवीव की तस्वीर बदल गई। मिसाइल एक कैंप में जा गिरी। दिन हो या फिर रात, ईरान इजरायल पर 24 घंटे मिसाइल और बमों की बारिश कर रहा। कबाड़ बन चुकी कार, टूटी हुई इमारत और रेस्क्यू टीम को देखकर आपको अंदाजा लग गया हो कि ईरान ने कितना भीषण हमला किया। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान के इस पहाड़ में बमों की बारिश कर रहे, तो दूसरी तरफ ईरान तेल अवीव पर मिसाइल दागकर टहला रहा था। ईरानी मिसाइल हमले से तेल अवीव में देखते ही देखते कई इमारतें ढह गईं, लोग अंदर ही फंस गए। इजरायल और ईरान के बीच अब ये युद्ध सैन्य अड्डे से रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। खंडहर में तब्दील हो चुकी ये इमारत तेल अवीव की। देखते जाइए, आसपास एक भी ऐसी इमारत नहीं जो सुरक्षित है। इनका ऐसा हाल ईरान की घातक मिसाइलों ने किया। पूरे इलाके को ईरानी मिसाइलों ने कब्रिस्तान बना दिया। ईरान की फतह, खुर्रमशहर, इमाद, कद्र मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में नाकाम हो गया।
तेल अवीव ही नहीं, यरूशलेम पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी। यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है और अब ये ईरान के टारगेट पर। यरूशलेम में भी इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने में नाकाम हो गया है और ईरान की मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर। ईरान ने यरूशलेम पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें से 10 अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो गए। यरूशलेम पर हमला अमेरिका और इजराइल को परेशान कर सकता है, क्योंकि यरूशलेम धार्मिक शहर है। यहाँ पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों के धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल भी ईरानी मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। आपको दिल्ली के उत्तम नगर की घटना याद होगी, जब होली के दिन रंग पड़ने के विवाद में एक हिंदू युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। अब 1 महीना बीता नहीं, दिल्ली के लगभग उसी इलाके में फिर माहौल बिगाड़ने, दंगे की आग में झोंकने की साजिश थी और इस बार हिंदू परिवार के पालतू जानवर की हत्या कर कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। तनाव इतना बढ़ा कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टुकड़ी को मोर्चा संभालना पड़ा। रैफ के 100 से ज्यादा जवान, महिला ब्रिगेड भी एक्शन, दिल्ली पुलिस भी मोर्चे पर मौजूद, दंगारोधी गाड़ी तैनात। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के उत्तम नगर में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश हुई। उत्तम नगर में कट्टरपंथी दंगा भड़काने की साजिश में थे, लेकिन भूल गए दिल्ली में कुछ दिन पहले ही योगी मॉडल दिख चुका है। अब माहौल खराब करने से पहले ही दंगाइयों का फुल ट्रीटमेंट पुलिस कर देती है। हम खड़े हैं दिल्ली के त्रिनगर इलाके में और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये गाड़ी है और आरएएफ की तैनाती की गई है। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, बहरहाल ये चौराहा है, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील मामला हो गया है। महिला ब्रिगेड भी, जो आरएएफ की महिला विंग है, ये भी तैनाती हुई है इनकी काफ़ी बड़े पैमाने पर, जो संवेदनशीलता को देखकर। दरअसल कट्टरपंथियों को 2 चीजें चुभ रही, हिंदुओं का सुअर पालना और वारा अवतार की पूजा करना। ये वही इलाका है ओंकार नगर का, जहाँ पर कुछ हिंदुओं ने सुअर पाल लिया था और उसके बाद से विवाद गहरा गया था। ये इलाका है, देखिए ये आप झंडे देख सकते हैं और ये गली है जहाँ पर सुअर पाल लिया गया था और कहा जाता है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वराह भगवान की मूर्ति लगाई गई थी। दिल्ली के त्रिनगर इलाके में सुअर पालने के कारण हिंदू मुसलमान आमने सामने आए। कट्टरपंथी इसे अपने धर्म के खिलाफ बताते हुए सड़क पर उतर गए, तो हिंदू इसे मियां भाई के खिलाफ अपनी सुरक्षा की गारंटी बताने लगे। बवाल की शुरुआत यहीं से हुई। नफरतियों ने हिंदू परिवार के घरों पर हमला कर दिया और पालतू सुअर को मार डाला। सुअर को मार कैसे दिया गया? हम तो वारा अवतार समझते हैं ना अपने इसको। हाँ। मर्द विष्णु के अवतार हैं ये। तो खुल के बोलिए, आप खुल के बात करें, किसने मारा? देखो जी, जिसको परेशानी होगी वही मार सकता है। जब से ये अब्दुल बारी यहाँ पर आया गली नंबर 3 ओमकार नगर बी में, उस दिन से बाद में इसने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। यहाँ पे पहले कोई मुद्दा नहीं था, बहुत शांति थी यहाँ पे। राजधानी दिल्ली में पालतू सुअर की हत्या की खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। आनंद फानन में त्रिनगर इलाके में सीआरपीएफ बुलाई गई। आरएएफ की 2 कंपनी भी तैनात की गई। हिंदुओं का आरोप है कि त्रिनगर इलाके में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। आरोप है कि इलाके में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ी, जिसकी वजह से लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ी। इलाके में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती। यही नहीं, विशेष समुदाय के लोगों पर धमकाने का भी आरोप लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए त्रिनगर में हिंदू समुदाय के लोगों ने कदम उठाया। अगर यहाँ पुलिस फोर्स ना हो, अगर पुलिस की मदद ना मिले इस क्षेत्र के अंदर, तो ये सब कुछ कबाड़ा कर देंगे। घर में घुस घुस के ये काटेंगे। एक नंबर का इतनी गंदी कर रखी है कि बहुत ज्यादा होकर घुसा नहीं जा रहा उसमें। मैं तो अभी आई हूँ, इतनी बदबू आने लग रही है, सड़ा रखा है। ये लोग क्या करते हैं, हाँ कपड़े, गंदे कपड़े फेंकते हैं, हड्डियाँ फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं, तो वो लोग, हमको तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग तो हिंदू लोग हैं। देखो
पिछले महीने होली के दिन ही एक हिंदू की हत्या हुई, जिसके बाद से उत्तम नगर इलाके में तनाव है। अब नए मामले पर तनाव और बढ़ गया। सवाल है कि क्या दिल्ली के इस इलाके में कोई गहरी साजिश तो नहीं चल रही? दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ कट्टरपंथी दिल्ली में दंगे वाली साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी ओर दहशतगर्द आतंकी साजिश रच रहे हैं। दिल्ली से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी शब्बीर लोन ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। इन खुलासों में सबसे बड़ी बात दिल्ली के मंदिरों से जुड़ी है। दरअसल साउथ दिल्ली के 3 बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर थे, जहां बड़े धमाके की साजिशें थी। क्या लोटस टेम्पल को भी टहलाने का प्लान तैयार? क्या छतरपुर मंदिर पर भी आतंकियों की नजर? हाफिज सईद के दहशतगर्दों का टारगेट इस बार राजधानी दिल्ली के धार्मिक स्थल और मंदिर, जिन्हें टहलाने का प्लान चोरी छिपे बनाया जा रहा था। इन आतंकियों की साजिश थी दिल्ली के मंदिरों पर बड़ा धमाका कर बेकसूर लोगों को मार सके, टेरर साजिश को अंजाम दे सके। मगर हाफिज के ये गुर्गे अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमद लोन जिन इरादों के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ था, उसका अब एक एक कर खुलासा हो रहा है। और इसी के साथ मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के दिल्ली वाले प्लान से भी पर्दा उठने लगा। गिरफ्तार लश्कर के आतंकी शब्बीर ने खुलासा किया कि उसके निशाने पर साउथ दिल्ली के फेमस मंदिर, जिनकी उसने बाकायदा रेकी भी की। इसमें दिल्ली का कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर शामिल था। इन सभी मंदिरों की रेकी करने के बाद उसने वीडियो पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर को भेजी। दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार शब्बीर अहमद लोन की इंट्रोगेशन के दौरान उसने खुलासा किया कि उसके भेजे हुए बांग्लादेशी नागरिक और बाकी लोगों ने दिल्ली के कई मंदिरों की रेकी की थी और उनमें से एक कालकाजी मंदिर भी है। इस मंदिर के भी वीडियो उन लोगों ने शब्बीर अहमद लोन को भेजे थे, जिन्हें उसने लश्कर तैयबा के जो उसके हैंडलर हैं, जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, उनको भेजे थे और उनसे इंस्ट्रक्शन की इंतजार की जा रही थी। लश्कर का यह आतंकी राजधानी के सिर्फ मंदिरों को ही नहीं, बल्कि दिल्ली के कई और इलाकों की भी रेकी कर रखा था, जिसमें दिल्ली का कनॉट प्लेस, पहाड़गंज के कई इलाके शामिल थे। अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी जंग किस अंजाम तक पहुंचेगी ये कोई जानता नहीं, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हाल ही में भारत आ रहे ईरानी विमान पर हुई अमेरिकी एयर स्ट्राइक इसी की गवाही दे रही है। हालांकि इस हमले की अमेरिका ने तब तक पुष्टि नहीं की। मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग लगातार पहले से ज्यादा घातक और खूनी होती जा रही है। पहले सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे, अब मासूम जिंदगियों को भी लगातार दांव पर लगाया जा रहा है। इस बार अमेरिका ने भारत आ रहे ईरानी विमान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। विमान उड़ पाता उससे पहले ही अमेरिकी वायुसेना ने इस विमान को अपने निशाने पर ले लिया। इस हमले के कारण मदद के लिए भारत आ रहा ईरानी एयरक्राफ्ट अमेरिका की एयर स्ट्राइक में क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि यह विमान महान एयरलाइंस का था और मशहद हवाई अड्डे पर खड़ा था जब इसे निशाना बनाया गया। महान एयर पर अमेरिकी प्रतिबंध। महान एयर ईरान की सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनियों में से एक है। ये सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में है। वॉशिंगटन का आरोप है कि इसका संबंध ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ग्रुप यानी IRGC से है। वॉशिंगटन का कहना है कि ये क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े कर्मियों और सैन्य उपकरणों को ढोती है, जबकि तेहरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस बीच इस हमले के कारण मानवीय सहायता सामग्री लेने भारत आ रहे इस विमान के मिशन में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस विमान को 1 अप्रैल यानी अब से कुछ घंटे बाद दिल्ली में लैंड करना था और इस विमान के जरिए 11 टन की भारतीय मदद तेहरान पहुंचने वाली थी, ताकि ईरान के लोगों के लिए जरूरी दवाएं और मेडिकल सामग्री लाई जा सके। उम्मीद थी कि यह विमान भारत और ईरान के बीच चल रहे मानवीय सहयोग से जुड़े प्रयासों का हिस्सा होगा, लेकिन हमले में विमान को नुकसान पहुंचने से राहत कार्यों से जुड़े लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ने की आशंका खड़ी हो गई है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की है और इसे युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है।
युद्ध की स्थिति में मुझे लगता है कि हवाई अड्डे आमतौर पर तार्किक लक्ष्य होते हैं, लेकिन आमतौर पर वे सैन्य हवाई अड्डे होने चाहिए, ना कि नागरिक हवाई अड्डे। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत और ईरान मानवीय प्रयासों में आपस में सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अप्रैल की शुरुआत में ही भारत से ईरान को राहत सामग्री पहुंची थी। इससे पहले भारत ने 18 मार्च को ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए ईरान को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी थी। साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले तेज हो गए हैं और ट्रंप की सेना ईरान को हर मोर्चे पर तोड़ने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।